varicella, right? That is chicken pox. Varicella, that is chicken pox, right? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे चिकन पॉक्स को, और यहाँ पे अगर हम लोग पहली लाइन लिखें तो हम लोग लिखेंगे चिकन पॉक्स या वेरिसेला, चिकन पॉक्स या वेरिसेला is caused by varicella zoster virus, right? Varicella zoster virus, VZV, राइट? वेरिसेला जोस्टर वायरस। जैसे हर एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई फैमिली होती है, राइट? इसी को हम लोग कहते हैं, ये हर्पीज फैमिली का है, इसीलिए इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, HHV3। ये बेसिकली हर्पीज वायरस फैमिली का एक वायरस है, राइट? जो कि फीवर विद रैसेस कराता है, एक्जेंथमेटस फीवर के डीडी में आता है, राइट? तो हम लोग बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स की, राइट? तो हम लोग कहते हैं इट इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस या ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, ठीक है? बहुत ही कंटेजियस डिजीज है। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो किस ड्यूरेशन में वो दूसरों को फैला सकता है, मतलब सेकेंडरी अटैक रेट काफी ज्यादा है, राइट? दिस इज वेरी कंटेजियस डिजीज, दिस इज, इसीलिए अगर एक लोगों को हो जाती है तो सबको होने लगती है, राइट? आगे चल के देखेंगे कि कितनी रैसेज आने के कितने दिन पहले तक इंसान कंटेजियस होता है, रैसेज आने के कितने दिन बाद तक, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल सी डिजीज है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेरी कंटेजियस, मतलब आसपास के लोगों को भी अगर चिकन पॉक्स नहीं होता है और वो प्रॉपर कांटेक्ट में आते हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट को छू लेते हैं, छू लेंगे रैसेस को तब तो हो ही सकता है। ये आपका जो वायरस होता है ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में बैठा होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे थ्रोट हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है? यहाँ की एपिथेलियम में बैठा होता है, ठीक है? तो अगर कोई कॉफ करेगा, कोई ब्रीथ करेगा तो हो सकता है वायरस एनवायरनमेंट में आ जाए। आपको अगर चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो जब आप यही ड्रॉपलेट ब्रीथ करेंगे तो आपकी बॉडी में वायरस जाके वहीं बैठ जाएगा और वहीं से पैथोजेनेसिस करेगा, मतलब चिकन पॉक्स करेगा, राइट? आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर अभी बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो है, राइट? एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन, राइट? यहाँ पे हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, ऐसे इंसान को कॉफिंग और स्नीजिंग भी बहुत होती है, तो उसी के साथ ड्रॉपलेट फॉर्म में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वायरस एयर में आ जाता है और आप जब एयर इनहेल करोगे तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा और डिजीज करेगा। और दूसरा हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लो किसी के जो रैसेस हैं, राइट, उसके डिस्चार्ज को आपने टच कर लिया तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, राइट? याद रखना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेनली यही मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे, ड्रॉपलेट से कैसे होगा? ड्रॉपलेट जब इंसान कॉफ करेगा, स्नीज करेगा, इवन ब्रीथ भी करेगा, एक्सपायर करेगा, तो उससे भी हो सकता है, राइट? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? और डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम डिस्चार्ज बाय रप्चर्ड लीजन्स ऑन स्किन, फ्रॉम डिस्चार्ज। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेसिकल्स और पस्ट्यूल्स बनेंगे रैसेस से, तो अगर उनके डिस्चार्ज को आप टच कर लेते हो
राइट, तो उससे भी हो सकता है। फ्रॉम डिस्चार्ज बाई रप्चर्ड लीजन्स ऑन स्किन, राइट। यहाँ पे हम लोग रप्चर्ड लीजन्स ऑन स्किन कहते हैं। तो यहाँ पे वेसाइकल्स, पस्ट्यूल्स, ये सारी चीजें बनती हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्किन लीजन्स की बात हुई है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये एक्जेंथमेटस फीवर है। एक्जेंथमेटस फीवर मतलब यहाँ पे पेशेंट को फीवर आएगा, दैट इज फीवर विद रैसेस, फीवर विद रैसेस या फीवर विद रैश। तो काफी सारे फीवर ऐसे होते हैं जिनमें आपको रैश मिलेगा और फीवर मिलेगा। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि चिकन पॉक्स मतलब चेचक, मान लो मैं कहता हूँ किसी को चिकन पॉक्स हुआ है और उसको एक भी रैश ना निकले, तो आप उसे चिकन पॉक्स नहीं कहोगे, राइट। मान लीजिए किसी को मीजल्स आप डायग्नोस करना चाहते हो और उसमें एक भी मीजल्स का रैश नहीं, केवल फीवर है, रनिंग नोज एंड ऑल दीज थिंग, तो वो नहीं होगा। तो ये एक्जेंथमेटस फीवर की डीडी में आता है, मतलब जिसमें रैश आपको मिलना ही मिलना है अलोंग विद फीवर, राइट। मान लो किसी को केवल रैश आ गया, फीवर नहीं है, तो भी चिकन पॉक्स नहीं है, इसका मतलब हो सकता है एलर्जिक हो, या हो सकता है किसी और डिजीज का मैनिफेस्टेशन हो। और क्या डिजीजेस हो सकती हैं जिनमें फीवर विद रैश आएगा, आइए उनकी बात करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई डिजीज पढ़ते हो तो दिमाग में कुछ ना कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी रखनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कहीं डिजीज साफ साफ दिख रही है, जबरदस्ती का सोचो ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो कभी बहुत परेशान आत्मा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड आप लोग होल्ड करना। हेलो, हाँ राइट। तो मेरी आवाज सबको मिल रही है? आप लोग चैट सेक्शन से बताएं आवाज मिल रही है। एक फोन आ गया था हमारे प्रिंसिपल सर का, हमने उनको बता दिया कि कुछ दोस्त आ गए हैं, क्या करें। चलो ठीक है, आइए देखते हैं लेक्चर आज का। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्जेंथमेटस फीवर। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहेंगे फीवर विद रेसेस में अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं, मतलब अगर हम लोग ये सोचे कि ये क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, राइट, क्या क्या डिफरेंट डायग्नोसिस बन सकती है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो रेसेस जरूर मिलेंगे, अदरवाइज चिकन पॉक्स नहीं है, राइट, फीवर भी मिलेगा। तो ये आपका वेरिसेला है, ये आपका चिकन पॉक्स है, यहाँ पे आप लोगों को रेड रेसेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। इनिशियली हो सकता है रेड ना भी हो और आगे चल के हो सकता है ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो पानी के छींटे जैसे होते हैं उस तरीके के रेसेस, छोटे छोटे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर ये ट्रंक और एब्डोमेन पे होगा, जैसे पीठ है तो एब्डोमेन पे और बैक पे सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेसेस ऑफ चिकन पॉक्स या वेरिसेला, चिकन पॉक्स या वेरिसेला, राइट। तो रेसेस किसके हैं, चिकन पॉक्स के या वेरिसेला के। अब देखो पहचानना होगा, आज फीवर आया है, उसके कितने दिन के बाद रेस आ रहा है, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ मुझे 1 महीने से फीवर है और मुझे 20th डे रेस आ गया, तो हर जगह चिकन पॉक्स को नहीं ले आएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पे फीवर विद रेसेस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फीवर विद रेसेस, ठीक है। जहां बहुत जरूरी होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताना, वहीं मैं बताता हूँ। आप लोगों को इंडिविजुअल डिजीज इसलिए ज्यादा पढ़ाता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो चीजें, जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो आप डीडी बनाना सीख जाओगे, ठीक है। जब आप कोई पेशेंट देखोगे तो वहां पे जब इन्वेस्टिगेशंस प्लान करोगे तो आप लोग इस तरीके से करते हो कि जो सेकंड और थर्ड डायग्नोसिस हो उसे आप रूल आउट कर सकें और किसी एक कंफर्म डायग्नोसिस की तरफ आप लोग क्या कहते हैं पेशेंट को ले जा पाए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसी को हम लोग कहते हैं डीडी ऑफ फीवर विद रेसेस,
राइट। तो कई सारे फीवर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कई सारे डिजीजेस देखेंगे। तो यहाँ पे इसका एक निमोनिक है, निमोनिक कुछ इस तरीके से है। निमोनिक आप लोगों को शायद पता भी हो, हम लोग कहते हैं वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टैबलेट्स, राइट, डबल टैबलेट्स। ये निमोनिक है। हर एक लेटर से कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग डिजीज की बात करेंगे, राइट। तो अगर फीवर आने के किसी पर्टिकुलर डे पे, राइट, रैश आने लगा, तो उसके हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। वेरी पहला लेटर है तो इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट डे, ये लास्ट है तो हम लोगों ने कह दिया सेवेंथ डे, राइट। आइए देखते हैं, फीवर आ जाया तो उसके कितने दिन के बाद अगर रैश मिल रहा है तो वो क्या डिजीज होगी, ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वेरी सिक पेशेंट्स। तो अगर देखा जाए जिस दिन पेशेंट ने नोटिस किया कि फीवर आ रहा है, उसी दिन उसको रैश भी मिलने लगे, मतलब 24 घंटे के अंदर अगर रैश भी दिखने लगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि पेशेंट को हो सकता है चिकन पॉक्स हो, राइट, प्रोवाइडेड दैट रैश कुछ इस तरीके से हो और एब्डोमेन और बैक पे ज्यादा हो, ठीक है। आगे चल के देखेंगे जब क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो वेरी का मतलब है यहाँ पे वी है और ये पहला है अपना, तो हम लोग कहते हैं वेरीसेला। वेरीसेला मतलब चिकन पॉक्स। यहाँ पे हम लोग कहते हैं रैश लगभग फर्स्ट डे आ जाता है। तो जिस दिन पेशेंट फीवर की कंप्लेन करता है उसी दिन शाम तक या 12-13 घंटे बाद उसके रैसेस भी आने लगते हैं। आइडियली सेकेंड डे आता है, लेकिन क्लिनिकली हमें पता चलता है कि हाँ आज फीवर आया और थोड़ी देर में रैसेस भी पेशेंट को दिखने लगे। तो चलिए, वेरी सिक पेशेंट। अब हम लोग सिक पे आते हैं। सिक, एस फॉर स्कारलेट फीवर, राइट, स्कारलेट फीवर। ये आपका स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से होने वाला एक फीवर है, राइट, स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, जैसे एक्यूट रिमेटिक फीवर होता है वैसे आपका स्कारलेट फीवर भी होता है। एस फॉर सिक, एस फॉर स्कारलेट फीवर। और यहाँ पे जो रैश आएगा वो कैसे आएगा, सेकेंड डे रैश। फीवर आ जाया उसके सेकेंड डे से अपीयरेंस ऑफ रैसेस होंगे। वेरी सिक पेशेंट्स, राइट, यहाँ पे अब पेशेंट्स की तरफ चलते हैं। पी फॉर पेशेंट्स, पी फॉर पॉक्स। पॉक्स का मतलब स्मॉल पॉक्स है, बड़ी माता शायद पहले इसको कहते थे। चेचक से, चिकन पॉक्स से बड़े रैसेस होते थे, इसमें डेथ भी हो जाती थी कुछ लोगों की, ब्लाइंड हो जाते थे लोग। स्मॉल पॉक्स, आजकल इसके स्पोर्स का यूज होता है बायो टेररिज्म में, राइट। ये डिजीज इरेडिकेट हो गई है, डिजीज इरेडिकेटेड, राइट। 1975 में लास्ट केसेस आए थे, इरेडिकेटेड। इसमें आपके जो रैसेस होते हैं वो थर्ड डे आते हैं। चिकन पॉक्स जैसी ही डिजीज थी लेकिन इसमें रैसेस और बड़े थे। तो वेरी सिक पेशेंट्स हो गया। नाउ मस्ट टेक डबल टैबलेट्स। मस्ट, एम फॉर मीजल्स, खसरा, राइट। यहाँ पे अक्सर चौथे दिन रैसेस आते हैं, मतलब बच्चे को तेज बुखार, खांसी, जुकाम एंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर फोर्थ डे उसको खूब ढेर सारे रैसेस भी शरीर पे दिखते हैं। तो जब मीजल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे किस टाइप के रैसेस होते हैं। मस्ट टेक, टेक में टी, टी फॉर टाइफस फीवर। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे टाइफस फीवर क्या होता है, टाइफस फीवर। और यहाँ पे फिफ्थ डे रैस, राइट। और फिर हम लोग कह देते हैं मस्ट टेक डबल टैबलेट्स। डबल, डबल, कभी कभी डेंगी में रैस आते हैं, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन क्या होती है, थोड़ी सी कम फेयर होती है, तो वो रैसेस एप्रिसिएट नहीं होते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे से रैसेस आते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं डबल डेंगी फीवर, राइट। तो यहाँ पे आपके आते हैं सिक्स डे रेस या सेकेंड वीक में जाके कुछ रेसेस आते हैं। फेयर पॉपुलेशन में आप लोग इसको अप्रिसिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि डेंगी में आपको एक ऐसा रेस आए जो यूनिक हो। हम लोग कहते हैं आइलेट्स इन सी, राइट, एग्जैक्ट टर्म्स में भूल रहा हूँ। तो डेंगी में वैसे भी बहुत रेसेस आ सकते हैं, रेडिस रेसेस आ सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेटिकी परप्यूरा एंड इकाइमोसिस, ठीक है। उसी तरीके से जब पेशेंट में पेटिकी परप्यूरा इकाइमोसिस नहीं होते हैं और पेशेंट फेयर होता है तो एक अलग टाइप के रैसेस दिखते हैं,
राइट, जिनमें मिडिल में रेसेस के थोड़ा सा व्हाइटनेस रहता है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक डेंगी रेसेस होते हैं, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में कम दिखते हैं। लास्ट में हम लोग कहते हैं रोज स्पॉट्स मिलते हैं टाइफॉइड में, राइट, मस्ट टेक डबल टैबलेट्स, टी फॉर टैबलेट्स, टी फॉर टाइफॉइड, राइट, इसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रोज स्पॉट्स मिलते हैं 7th डे पे, रोज स्पॉट्स, राइट। तो अगर देखा जाए इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं एक्जेंथमेटस फीवर में, वेरी सिक पेशेंट्स में मतलब वेरिसेला आ गया, राइट, और उसके अलावा एम फॉर मीजल्स आ गया। दोनों पर्टिकुलरली बच्चों की डिजीज है, राइट, हो किसी को भी सकता है, एक ही बार होगा लाइफ में, राइट, और क्योंकि एक ही बार होगा तो अगर बचपन में हो गया तो आगे नहीं होगा, ठीक है, और बचपन में लगभग हो ही जाता है। आइए अब दोबारा उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जहां से हम लोगों ने चैट सेक्शन में चीजें शुरू किया था। कॉन्सेप्ट में जब हम लोगों ने डेंगी की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था 4 बार डेंगी हो सकता है, क्योंकि डेंगी वायरस के 4 स्ट्रेन्स होते हैं। एक से अगर हो गया तो उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे से इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि चीजें और सीवियर होंगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स या वेरिसेला कैन हैपन only once in life, once in life, if patient's immunity is good enough, is good enough, मतलब जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी भी है तो एक ही बार होगी। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें डिजीज का प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, जैसे कोई एचआईवी का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, राइट, जिसमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट, बिकॉज एंटीबॉडीज, because antibodies AB formed against varicella virus, varicella virus हम लोग कहते हैं ये आपका एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, जो वायरस है इसी के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन लास्ट्स थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ने बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई इंसान है, राइट, इसको चिकन पॉक्स हो गया, राइट, चिकन पॉक्स हो गया, जाहिर सी बात है चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में गया होगा, राइट। हम लोग कहते हैं ये आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस है। ये एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, बॉडी इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, राइट, और ये एंटीबॉडी इस वायरस की किलिंग कर देगा, पेशेंट में वेरिसेला ठीक हो जाएगा, क्योर हो गया। और आगे चल के ये एंटीबॉडी लास्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। तो जब भी कभी ये वायरस आएगा, पहली बार आया तो एंटीबॉडी थी नहीं, बॉडी को बनानी पड़ी, तब तक डिजीज हो गई, राइट, ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। देयरफॉर चिकन पॉक्स happens only once, right, like measles, लेकिन अनलाइक टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगी, ये तो कई बार हो सकते हैं। तो चिकन पॉक्स लाइफ में कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। लेकिन अब यहीं पे हम लोग और बड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बल्कि यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा पार्ट ये वेरिसेला या चिकन पॉक्स वायरस के पैथोजेनेसिस से रिलेटेड है। आइए यहाँ पे फैक्ट की बात करते हैं, राइट। फैक्ट में हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस, राइट। तो हम लोग देखेंगे अगर VZV बॉडी में गया तो किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगी। ऊपर हम लोगों ने देख लिया बॉडी प्रॉपर रिएक्ट करेगी एंटीबॉडीज बना के, और ये एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी। पहली बार डिजीज होगी लेकिन ठीक हो जाएगी, अनफॉर्चुनेट लोगों में शायद ना भी ठीक हो, और फिर आगे चल के ये एंटीबॉडीज बॉडी में 1-2 साल नहीं रहेंगी। जैसे अगर किसी को कोविड हो गया तो एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल रहेगी, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो चाहे इम्यूनाइज किया गया हो उनको, इसीलिए वैक्सीनेशन हर साल लेना होगा। लेकिन अगर चिकन पॉक्स की एंटीबॉडी की बात किया जाए तो ये हमेशा लाइफ में रहेगी,
इतने अमाउंट में बन जाएगी कि बॉडी से कंप्लीटली वॉश आउट कभी नहीं होगी। बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, राइट, प्लाज्मा सेल्स, स्पेशलाइज्ड बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, वो इस एंटीबॉडी को बनाते भी रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज सब्सटेंशियल अमाउंट में परसिस्ट करेंगी बॉडी में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें तो ये मत सोचो कि बॉडी में वायरस चला गया अब दोबारा डिजीज नहीं होगी, तो वायरस का कोई बॉडी में रोल नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। देखते हैं इसको, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से वेरिसेला जोस्टर वायरस बॉडी में गया, वेरिसेला जोस्टर वायरस बॉडी में गया आपके, राइट। जाहिर सी बात है कभी भी, चाहे बचपन में जाए चाहे 80 साल पे जाए, ये क्या कराएगा, वेरिसेला या चिकन पॉक्स। सिंपल है, चेचक हो गया इनको, राइट, शायद यही कहते हैं चेचक ही इसको। तो इसके अलावा अगर हम लोग कहें बॉडी में गया लेकिन कंप्लीटली बॉडी से बाहर नहीं निकला, राइट, एंड नेवर leaves host completely, राइट। होस्ट से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, भले ही एंटीबॉडीज हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वेरिसेला जोस्टर वायरस बॉडी में रह जाता है, राइट। स्टेज डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब है इनएक्टिव, इनएक्टिव इन नर्व्स, राइट, मेनली डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं उनके गैंग्लियन में, मतलब उनके ग्रुप में, राइट, जहां पे उनकी सेल बॉडीज मिलती हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि नर्व्स में इनएक्टिव स्टेज में ये पड़े रहते हैं, राइट। जब कभी भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो वेरिसेला नहीं कराएंगे, उतने पोटेंट ये कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर जहां पे ये नर्व सप्लाई कर रही होगी वहां पे कुछ स्किन लीजन्स करा देंगे। मतलब अभी तक स्किन लीजन्स पूरी बॉडी में हो रहे थे, अब किसी पर्टिकुलर नर्व के एरिया में होंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर डर्मेटोम में होंगे, राइट। तो इसी को हम लोग कह देते हैं। अब ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से बन क्या गया, नाउ नोन एज हर्पीज जोस्टर वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, राइट। हम लोगों ने कहा भी था ये हर्पीज फैमिली का है। हर्पीज जोस्टर वायरस जब कभी भी इंसान की इम्यूनिटी धोखा दे जाएगी, राइट, व्हेन पर्सन्स इम्यूनिटी डिक्रीजेस। चलिए अगर मान लीजिए इंसान हेल्दी भी था तो बुढ़ापे में तो इम्यूनिटी कम होगी, राइट, बॉडी में हर एक सिस्टम फेल होने लगेगा, इम्यून सिस्टम भी। एग्जाम्पल ओल्ड एज, old age, right, then this herpes zoster virus may get activated, right। अब जो डिजीज कराएगी उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल्स, राइट, इट कॉजेज सिंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो रेसेस होंगे वो लोकलाइज्ड रेसेस होंगे एंड नो फीवर, राइट। लेकिन जब हम लोग वेरिसेला की बात करते हैं, चिकन पॉक्स, तो जनरलाइज्ड रेसेस होते हैं, मतलब पूरी बॉडी पे रेसेस होंगे, राइट, अलोंग विद फीवर। फीवर तो ऐसा आएगा कि 15 दिन तक आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली हम लोगों ने देखा है, बॉडी में गया तो एज अ वेरिसेला जोस्टर वायरस, और बॉडी में एंटीबॉडीज बनी और वेरिसेला जोस्टर वायरस जो एक्टिव थे सबकी किलिंग हो गई। लेकिन कुछ ये म्यूटेट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया और नर्व्स के बंडल्स में जाके छुप गया, राइट। ग्रुप ऑफ साइटोन्स को हम लोग गैंग्लियन कहते हैं, वहां पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं, थोड़ा सा म्यूटेट हो गया, हम लोग कहते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस। अब अगर ये एक्टिवेट भी हो गया तो ये चिकन पॉक्स नहीं करा सकता। जब कभी भी इंसान की इम्यूनिटी कम मिली तो इसको अपनी पैथोजेनेसिस करने का मौका मिला, और हम लोगों ने कहा ये लोकलाइज्ड एरिया में, जहां पे जिस नर्व में बैठा है वो नर्व जिस एरिया को सप्लाई करती है, राइट,
जैसे मान लो ऑप्थेल्मिक नर्व है तो आई और आई के अराउंड सप्लाई करती है, तो उसी एरिया में आपको स्किन लीजन्स या रैसेस मिलेंगे। हम लोग इसी डिजीज को कहते हैं सिंगल्स, राइट। तो इसको अगर हम लोग देखें, बॉडी में गया वेरिसेला जोस्टर वायरस और इन्होंने कराया क्या, वेरिसेला चिकन पॉक्स, राइट। फर्स्ट एनकाउंटर अगर बॉडी का हुआ तो ये हुआ। फिर उसके बाद स्टेज डोरमेंट, राइट, डोरमेंट फॉर ईयर्स, राइट। कहाँ पे, इन नर्व्स, ठीक है। और जब भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी पेशेंट की, राइट, किसी भी रीजन से, व्हेन एवर इम्यूनिटी डिक्रीजेस, इट एक्टिवेट्स या इट टर्न्स एज हर्पीज जोस्टर वायरस। अब ये कराएगा सिंगल्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब हम लोग केवल चिकन पॉक्स नहीं पढ़ सकते हैं, उसका सेकेंड मैनिफेस्टेशन क्या है, सेकेंड किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, दैट इज सिंगल्स। तो ओल्ड एज में हम लोग देखेंगे सिंगल्स कराएगा, वहां पे भी एसाइक्लोवीर देंगे, वहां पे कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स भी देंगे, क्योंकि वहां पे केवल पर्टिकुलर एरिया में कुछ रैसेस आ गए हैं। तो बहुत ही सिंपल रहा यहाँ तक। आइए आप लोगों को सिंगल्स दिखाते हैं। तो हम लोगों ने चिकन पॉक्स के रैसेस देख लिए हैं। ऐसा नहीं कि पीठ पे किसी एक नर्व के अलोंग होगा, पूरी बॉडी में होगा, लेकिन जो रैसेस होंगे वो एब्डोमेन और बैक, मतलब सेंट्रल एरियाज ऑफ बॉडी में ज्यादा होंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैसेस सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपिटल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग सिंगल्स देखना चाह रहे हैं, तो सिंगल्स में किसी एक नर्व डिवीजन के एरिया में आपको रैसेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एक तरफ की ऑप्थेल्मिक नर्व है, इधर आप लोग देखो नो रैसेस, राइट, नो रैस। यहाँ पे आप लोगों को रैस दिख रहा है और केवल इतने एरिया में रैस दिख रहा है, बाकी पूरी बॉडी में नहीं। हम लोग कहते हैं ओवर एरिया ऑफ ऑफ्थेल्मिक नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक नर्व, क्योंकि इसी के नर्व गैंग्लियन में बैठा हुआ था। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे लोकलाइज्ड रेसेस, राइट, विदाउट फीवर। कब होगा, ओल्ड एज में होगा। दिस इज नोन एज सिंगल्स। और सिंगल्स की जब बात करेंगे तो अब वेरिसेला जोस्टर वायरस नहीं कहेंगे, इसको हर्पीज जोस्टर वायरस कहेंगे, राइट। अब जब चिकन पॉक्स के रेसेस की बात करते हैं, किसी जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। स्मॉल पॉक्स के रेसेस, अब तो स्मॉल पॉक्स नहीं रह गया है, लेकिन ठीक है, कुछ समझने के लिए इसको रखा है। स्मॉल पॉक्स जब होता था, राइट, जो ज्यादा डेंजरस था, बड़े रेसेस होते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों के चेहरे पे कुछ धब्बे देखे होंगे, राइट, वो आपके स्मॉल पॉक्स के रेसेस होते हैं, ठीक। तो स्मॉल पॉक्स आपका पेरिफेरी पे ज्यादा होता था, राइट, पेरिफेरल पार्ट पे, पेरिफेरल पार्ट पे रेसेस। और जब चिकन पॉक्स होता है, सी फॉर चिकन पॉक्स, सी फॉर सेंटर, तो यहाँ पे रेसेस ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, मोर ओवर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, राइट। तो जब हम लोग चिकन पॉक्स की बात करते हैं, मान लो चेहरे पे नहीं भी दाने होंगे, तो हम लोग एब्डोमेन या बैक एक्सपोज करके देखते हैं, राइट। लेकिन जब चिकन स्मॉल पॉक्स की बात होती है तो पेरिफेरल रीजन में ज्यादा होते हैं, हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके बेसिक से आगे की बात करेंगे।